चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 यानी कि शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मेनली होता क्या है ना कि जब भी हम मतलब किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है सिलेबस को समझना, पाठ्यक्रम को समझना। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं, उसके सिलेबस को अगर हम देख लिए, सिलेबस को अगर हम समझ लिए, तो हमारा 50% मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो देखेंगे हम लोग एजुकेशन पेपर 2 यानी शिक्षा शास्त्र पेपर 2 यूजीसी नेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है उसमें पूरे 10 यूनिट है। 10 यूनिट हम लोगों को देखना है। उस 10 यूनिट में जो सबसे पहला यूनिट है, जो सबसे पहला इकाई 1 जो है ना, इकाई 1 के अंतर्गत हम लोगों को देखना है शैक्षिक अध्ययन। एक और बात आप लोग क्लियर कर लीजिए कि हर यूनिट 10 यूनिट है, हर यूनिट में 4 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में डिवाइड किया गया है। यानी कि इकाई 1 में 4 सेक्शन, वैसे ही यूनिट 2 में 4 सेक्शन, सेम यूनिट 3 में 4 सेक्शन, ऐसे करके मतलब पूरे 10 यूनिट तक हर यूनिट में 4-4 सेक्शन, यानी कि अगर हम उसको ये कर दे तो 40 सेक्शन हो जाएगा। तो इकाई 1 जो शैक्षिक अध्ययन है, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोगों को जो देखना है वह विद्या के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधारा, यानी कि जो इंडियन फिलोसोफर है, जो भारतीय दार्शनिक है ना, उसके विचारधारा को हम लोगों को देखना है। उसमें हम लोगों को देखना है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे दयानंद दर्शन तथा शैक्षणिक लक्ष्यों और वैध ज्ञान अर्जन की विधियों के प्रति इस्लामी परंपराएं, यानी कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी कह सकते हैं, इस्लामी परंपराएं कह सकते हैं, इस्लामी ट्रेडिशन कह सकते हैं। तो ये यूनिट 1 सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो है पाश्चात्य विचारधाराओं, यानी कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है ना। ऊपर हम लोग सेक्शन ए में देखे इंडियन फिलॉसफी, अब जो हम लोग देखेंगे सेक्शन बी में वो है वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसको हम लोग हिंदी में पाश्चात्य विचारधारा कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे ना वो है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यावहारिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। इन सब का जो है ना कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, योगदान को देखेंगे। सूचना ज्ञान प्रज्ञान के विशेष संदर्भ में शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा है, एजुकेशन में जो है ना वेस्टर्न फिलोसोफर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। सेक्शन सी जो हम लोग देखेंगे वो है शिक्षा का समाज शास्त्र, मतलब कि सोशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो उसके हम लोग जो है ना डिफरेंट अप्रोच देखेंगे, विभिन्न उपागम देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रतीकात्मक, परस्पर क्रिया, संरचनात्मक, प्रकारवाद तथा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसको हम लोग संघर्ष सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना एवं प्रकार तथा उनके कार्य, परिवार, विद्यालय और समाज, सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत, सापेक्ष वंचन, संसाधन जुटाना, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत तथा नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत, ये सारे जो है ना हम लोग सेक्शन सी यूनिट 1 के अंतर्गत देखेंगे। अब अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो उसमें हम लोगों को देखना है समाजीकरण तथा शिक्षा। समाजीकरण तथा शिक्षा, इसके अंतर्गत हम लोगों को एजुकेशन एंड कल्चर, यानी शिक्षा और संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षणिक विचार, विकास में विचारकों जैसे स्वामी विवेकानंद,
रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो, जे कृष्णमूर्ति, पाओलो फ्रेरे, वोलेस्टोनक्राफ्ट, नेल नॉर्डिंग्स तथा सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान में प्रतिस्थापित राष्ट्रीय मूल्य, शिक्षा के विशेष संदर्भ में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और स्वाधीनता। तो इतना जब हम लोग देख लेंगे ना तो हमारा यूनिट 1 का मसला हल हो जाएगा। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये जो यूनिट 1 है ना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को ये पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में जो हम लोगों को पढ़ना है ना वो शिक्षा का इतिहास, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और उसके मतलब जो है ना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को देखना है, यानी कि शिक्षा का इतिहास, राजनीतिक तथा अर्थशास्त्र को देखना है। इसमें भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि 4 सेक्शन है, तो ये जो सेक्शन है ना उसमें हम लोगों को पढ़ना है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियों और आयोगों का योगदान, यानी कि जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में जो पॉलिसी एंड जो कमीशन अब तक आए हैं उसको देखना है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1953 में आया। उसके बाद हम लोग कोठारी कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग जो 1964 टू 66 में आया। एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, ये हम लोग देखेंगे जो 1986 में आया, और उसी का जो संशोधित रूप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आया उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो 1999 में आया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेक्स्ट राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, यशपाल समिति रिपोर्ट 2009, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट 2012। ये सारे हम लोग यूनिट 2 सेक्शन ए के अंतर्गत देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो उसमें नीतियों और शिक्षा के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है ना एजुकेशन एंड पॉलिसी के बिटवीन में क्या रिलेशनशिप है उसको देखेंगे। शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क करी, शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व वो जो एलिमेंट्स वगैरह ना उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण यानी कि जो वर्तमान स्थिति का क्या मतलब कि एनालिसिस है उसको देखेंगे। नीति विकल्पों का सृजन देखेंगे, नीति विकल्पों का मूल्यांकन देखेंगे, नीतिगत निर्णयन प्रक्रिया देखेंगे, नीति कार्यान्वयन की योजना बनाना, नीति के प्रभाव का आकलन तथा अनुवर्ती नीति चक्र जो साइकिल होता है ना उसको हम लोग देखेंगे। तो जो यूनिट 2 और सेक्शन बी के अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है ना यही सब चीज़ें हैं, मतलब कि शिक्षा नीति और पॉलिसी और शिक्षा में क्या संबंध है, वो कैसे काम करता है, कैसे उसको लागू किया जाता है, कैसे वो जो है ना कड़ी के रूप में काम करता है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स है, क्या क्या उसके साइकिल्स है, क्या क्या उसका मतलब इफेक्ट है, योजना कैसे बनाते हैं, उसको कैसे क्रियान्वित करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोगों को देखना है यूनिट 2 सेक्शन बी के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन सी, है ना। सेक्शन सी के अंतर्गत हम लोगों को देखना है शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना, है ना। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण बनाम लागत प्रभावी विश्लेषण। जैसा कि मतलब मैं पहले ही कह दूं कि ये जो पाठ है ना थोड़ा सा मतलब समझने में परेशानी हो सकती है आप लोगों को, है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे, और बहुत सारे सोर्सेज है ना इसको भी समझने के लिए। तो ये चीज़ है कि शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण बनाम लागत प्रभावी विश्लेषण, उच्च शिक्षा को आर्थिक प्रतिफल, संकेतन सिद्धांत बनाम मानव पूंजी सिद्धांत, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात हो रही है। शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा, सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त व्यवस्था, बजट निर्माण की संकल्पना। तो ये सारे जो है ना वो बजट वगैरह से है ना इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स से है ये सारी चीज़ें, है ना। तो इकोनॉमिक्स वाले को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जो यूनिट 2 के अंतर्गत सेक्शन डी को हम लोगों को देखना है, उसमें देखना है कि राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध, यानी कि जो पॉलिटी है ना
और एजुकेशन है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और मतलब एकदम बिल्कुल एकदम जब आप पढ़िएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि मतलब कि पॉलिटी जो है ना एंड पॉलिटिकल पर्सन जो है ना किस तरह से एजुकेशन सिस्टम पे हावी है ना, एकदम बिल्कुल एकदम डायरेक्टली जो है ना हावी है। तो ये देखेंगे हम लोग शिक्षा का राजनीति संबंधित दृष्टिकोण देखेंगे, उसमें उदारवादी देखेंगे, रूढ़िवादी देखेंगे, समालोचनात्मक देखेंगे, राजनीति को समझने के जो जो अप्रोचेज है उसको देखेंगे, व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण का सिद्धांत तथा तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत को देखेंगे, राजनीति विकास तथा राजनीति समाजीकरण के लिए शिक्षा को हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग यूनिट 2 के अंतर्गत ये चारों ABCD सेक्शन को देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 जो कहता है कि शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट यूनिट है ना फॉर UGC नेट एजुकेशन सब्जेक्ट है ना। तो यूनिट 3 को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, डीप स्टडी करना है इसको। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना और कुछ नया है नहीं इसमें, जो आप लोग जो है ना बीएड में भी इस चीज़ को पढ़े होंगे, एमएड भी अगर आप कर रहे हैं या कर लिए होंगे तो इसमें पढ़े होंगे, तो नई बातें कुछ है नहीं। बस मतलब थोड़ा सा डीपली और अच्छे से पढ़ना है इसमें है ना, डीपली पढ़ना है, बस यही है। बाकी सब टॉपिक से कहीं ना कहीं हम और आप परिचित है, कहीं ना कहीं हमारा जो बीएड और एमएड का जो जर्नी हुआ है ना, उस जर्नी के दौरान हम लोगों के सामने से ये सारे जो है ना या संक्षेप में हो या विस्तार रूप में हो गुजर चुका है ना। लेकिन ज़रूरत है UGC नेट के लिए, JRF के लिए कि हमको डीपली और एक सिस्टमैटिक वे में इसको पढ़ने की। तो यूनिट 3 हम लोग देखेंगे। यूनिट 3 में है वृद्धि तथा विकास है ना, मतलब वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी संकल्पना, इसके प्रिंसिपल, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो पियाजे महोदय का है ना। उसके बाद पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, उसके परिभाषा, उसके प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग फ्राइड का व्यक्तित्व सिद्धांत देखेंगे है ना, सिगमंड फ्राइड का वही जो दिया ना ईगो एंड सुपर ईगो, हम लोग एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको पढ़े थे। कार्ल रोजर्स को भी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। गार्डन ऑलपॉट का भी जो व्यक्तित्व सिद्धांत है ना उसको हम लोग पढ़े हैं है ना, जो सीलगुण सिद्धांत वगैरह के बारे में जो गार्डन ऑलपॉट ने बताया था। उसके बाद मैक्स वर्थिमर है, कुर्ट कोप्ता है, इन सब को हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग देखेंगे। अब बड़ा मज़ा आएगा इसको है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ना, जब समझेंगे इसको बड़ा मज़ा आएगा। बस थोड़ा बाई पेशेंसली हम लोग को जो है ना समझना है और पढ़ना है, सुनना है कि नहीं। उसके बाद जो है ना मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता के बारे में देखेंगे हम लोग। ये तो सेक्शन ए की बात हो गई यूनिट 3 के अंतर्गत है ना। अब हम लोग सेक्शन बी की अगर बात करें यूनिट 3 के अंतर्गत सेक्शन बी, तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है इंटेलिजेंस, वही बुद्धि के प्रति उपागम। इसमें एकिक से बहुलिक तक सामाजिक बुद्धि की संकल्पनाएं, बहुल बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, स्टर्नबर्ग एंड हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रवर्तित बुद्धि के जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसको हम लोग देखेंगे। बुद्धि का निर्धारण कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। समस्या समाधान की क्या क्या संकल्पनाएं हो सकती है उसको देखेंगे। समालोचनात्मक चिंतन को देखेंगे। अधिसंज्ञान तथा सृजनात्मकता को देखेंगे। ये सारे जो है ना सेक्शन बी के अंतर्गत देखते हैं। और रियली बता रहा हूँ फ्रेंड, मतलब मज़ा आएगा इन सबको पढ़ने में है ना। अब सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों को देखना है अधिगम ज्ञान अर्जन के नियम, यानी कि लर्निंग जो है ना उसके रूल्स को हम लोग देखेंगे। उसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे, सिद्धांत को देखेंगे, अधिगम के व्यवहार परक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक सक्षमता, सामाजिक संज्ञान की संकल्पना, सामाजिक संबंध तथा समाजीकरण के लक्ष्यों की समझ। यानी कि जो एकदम क्लियर समझ लीजिए कि यूनिट 3 सेक्शन ए के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोग देखेंगे, यूनिट 2 के अंतर्गत इंटेलिजेंस को देखेंगे, एंड सेक्शन सी के अंतर्गत हम लोग लर्निंग रूल ऑफ लर्निंग्स को देखेंगे।
है ना। और सेक्शन डी के अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, वो हम लोगों को देखना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन तथा परामर्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नेचर को देखेंगे, इसके प्रिंसिपल को देखेंगे, इसकी नीड को देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद जो है ना शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत एंड स्वास्थ्य तथा सामाजिक और निर्देशात्मक देखेंगे। गैर निर्देशात्मक एवं परामर्शन के प्रति जो उपागम है उसको देखेंगे। संज्ञानात्मक व्यवहारवादी देखेंगे, इसमें एल्बर्ट एलिस REBT का जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो थ्योरी वगैरह है वो देखेंगे। मानवतावादी व्यक्ति केंद्रित परामर्शन देखेंगे, यहाँ भी हम लोग कॉल रोजर्स को देखेंगे। परामर्श के सिद्धांत को देखेंगे। व्यवहारवादी तर्क संगत, संवेगात्मक तथा ये रियलिस्टिक जो यथार्थ है ना उसको हम लोग देखेंगे। और यकीन कीजिए दोस्तों, जब यूनिट 3 को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत अपने आप में नॉलेजमेंट मतलब हो जाइएगा अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। क्योंकि लर्निंग थ्योरी को पढ़ना है, उसमें इंटेलिजेंस को पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग को पढ़ना है। कहीं ना कहीं जब अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना इस यूनिट को तो आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हो गए। मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंट जो होता है ना वो डेवलप होगा आपके अंदर, है कि नहीं। तो अच्छे से हम लोगों को इसको भी डिस्कस करना है, इसको भी पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है अध्यापक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन, इसके अंतर्गत भी 4 सेक्शन को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला सेक्शन जो है ना हमारा वो है अध्यापक शिक्षा का अर्थ यानी कि मीनिंग्स ऑफ टीचर एजुकेशन, नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना। उसके बाद इसके विषय क्षेत्र, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के टाइप्स को देखेंगे, प्रकार को देखेंगे। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग तथा NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के जो पाठ्यचर्या है, जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क है ना, उसमें प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक यानी कि एलिमेंट्री, है ना, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है तथा इससे संबंधित जो दूरदृष्टि है वो देखेंगे। उसके बाद जो है ना प्री सर्विस टीचर, एलिमेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर यानी कि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के जो घटक है, घटकों का जो संगठन है, समव्यवहारपरक उपागम, आधारित पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिपादक, सहयोगात्मक तथा अनुभवजन्य अधिगम, इन सबको भी हम लोग देखेंगे। अब बड़े अच्छे तरीके से मुझे याद है कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग जो है ना इसको पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद सेक्शन बी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सलमैन, डेंग एवं ल्यूक तथा हेबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा के ज्ञान के आधार को समझना है। किसके दृष्टिकोण से? सलमैन, डेंग एवं ल्यूक तथा हेबरमैन के दृष्टिकोण से। मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय तथा मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स, व्यवहारवादी, सक्षमता आधारित तथा पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा का जो वही मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, बस इसमें मॉडल्स देखना है हम लोगों को। नेक्स्ट यूनिट 4 सेक्शन सी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, इसकी जो आवश्यकता है, इसके जो नीड है, इसके जो ऑब्जेक्टिव है तथा इसके विषय क्षेत्र को हम लोग चर्चा करेंगे। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन और इसकी विधियों की रीतियाँ, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की कौन कौन सी एजेंसियाँ और संस्थान है उसको देखेंगे। SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, RMSA है ना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, SCERT राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, है ना, इसको कहते हैं। उसके बाद NCERT को हम लोग देखेंगे, NCTE तथा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC को। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने से संबंधित विचारणीय प्राथमिक बिंदु, उद्देश्य, समयावधि,
संसाधन तथा बजट को हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट 4 सेक्शन सी के अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें हम लोगों को सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, SCERT, NCERT एंड NCTE तथा UGC को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 4 सेक्शन डी के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सेक्शन डी के अंतर्गत और यूनिट 4 के अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है ना, व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण की संकल्पना। एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन, अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति, अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिक तथा प्रसंगाश्रित कारक, ICT एकीकरण, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रवर्धन एंड अध्यापक शिक्षा में नव परिवर्तन। मतलब कि वही सारी चीज़ें कि हम जो है ना अध्यापक शिक्षा के लिए जो है ना गुणवत्ता में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, अध्यापक शिक्षा में नया मतलब क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 5 के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। तो यूनिट 5 के अंतर्गत जो हम लोगों को देखना है ना, पाठ्यचर्या अध्ययन। क्या देखना है? पाठ्यचर्या अध्ययन। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि क्या क्या इसमें देखना हो सकता है हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम एक बार जो है ना इसके चारों सेक्शन पे चर्चा कर देते हैं, है ना। तो सेक्शन ए के अंतर्गत जो हम लोगों को देखना है, यूनिट 5 सेक्शन ए के अंतर्गत पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, है ना। मतलब वही कैरिकुलम की बात यहाँ पे हो रही है, फुल्ली कैरिकुलम की बात हो रही है। तो इसकी संकल्पना एंड इसके प्रिंसिपल हो गए। पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं, मतलब जो है ना कैरिकुलम डेवलपमेंट की क्या क्या प्रोसेस थे और क्या क्या स्टेजेस थे ना, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला को देखेंगे, दार्शनिक आधार देखेंगे, राष्ट्रीय लोकतंत्रीय समाजशास्त्रीय आधार को देखेंगे। अब हमेशा आप लोग याद रखिएगा एक बात कि जो कैरिकुलम का जो निर्माण होता है ना, उसमें बहुत सारे आधार होते हैं, बहुत सारे आधारों को शामिल किया जाता है। जैसे जो है ना दार्शनिक आधार हो गया, राष्ट्रीय हो गए, लोकतंत्रीय हो गए, समाजशास्त्रीय आधार हो गया, है ना। तो ये सारे चीज़ों को जो है ना ध्यान में रख कर और एक आधार बनाकर ना किसी भी कैरिकुलम को एक फ्रेम दिया जाता है, तैयार किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, मनोवैज्ञानिक आधार, बिल्कुल साइकोलॉजिकल बेस भी तो जरूरी है ना वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, किसी भी कैरिकुलम को बनाने में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो अध्येता यानी जो लर्नर होते हैं ना, उसकी नीड को देखा जाता है, उसकी आवश्यकताओं को देखा जाता है, उसकी अभिरुचियों को देखा जाता है। तो वही कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक आधार, अध्येता की आवश्यकताएं तथा उसकी अभिरुचियां, बेंचमार्किंग तथा राष्ट्र स्तरीय सांविधिक निकायों की भूमिका, पाठ्यचर्या विकास में UGC, NCTE तथा विश्वविद्यालय की भूमिका। इन सब बातों का ख्याल रख के किसी भी कैरिकुलम को जो है ना एक फ्रेम दिया जाता है। सेक्शन बी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल, है ना। इसमें वही ट्रेडिशनल हो जाएगा, समकालीन मॉडल हो जाएगा, शैक्षिक विषय आधारित मॉडल हो जाएगा, सक्षमता आधारित मॉडल हो जाएगा, सामाजिक कार्य क्रियाकलाप, सामाजिक पुनर्निर्माण, व्यक्तिक आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल, परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल, हस्तक्षेप मॉडल, CIPP मॉडल, कंटेक्स्ट इनपुट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल। तो ये सारे जो हम लोग सेक्शन बी यूनिट 5 के अंतर्गत जो देखेंगे ना, वो सारे जो है ना ऊपर जो हम कैरिकुलम का देखेंगे आधार वगैरह, और इसमें मॉडल्स वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा हिंदी का जो शब्द होता है ना टफ होता है, हार्ड लगता है कोई कोई वर्ड, लेकिन बहुत मतलब कि दिक्कत वाली बात तो नहीं है, है ना। कोशिश करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे इसको भी। अब हम लोग को यूनिट 5 सेक्शन सी के अंतर्गत जो देखना है वो देखना है अनुदेशात्मक प्रणाली। क्या देखना है? अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया,
पाठ्यचर्या समव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकें तथा सामग्री। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम, पाठ्यचर्या तथा अनुदेश के प्रति उपागम, है ना। उसके बाद शैक्षिक तथा सक्षमता आधारित वही मॉडल्स ही कहेंगे इसको, है ना, या अप्रोच कहेंगे। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स, टाइलर का मॉडल, स्टेक का मॉडल, एस्क्रिवेन का मॉडल, किर्कपैट्रिक का मॉडल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, इसमें टाइलर का मॉडल हो गया, स्टेक का मॉडल, एस्क्रिवेन का मॉडल, किर्कपैट्रिक का मॉडल हो गया। तो ये सब थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट है ना, है ना। इस सबको अच्छे से हम लोगों को देखना है। अब सेक्शन डी के अंतर्गत हम लोगों को जो देखना है वो है पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ और इसके प्रकार, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, है ना, चेंजेस ऑफ सिलेबस, है ना। तो वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रति उपागम, पाठ्यचर्या परिवर्तन तथा परिष्कार में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र तथा पाठ्यचर्या अध्ययनों में रिसर्च के वो प्रकार, मतलब शोध के प्रकार को हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी तक मैं जो डिस्कस किया वो जो है ना यूजीसी नेट पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन के सिलेबस, है ना, उसके जो पाठ्यक्रम है ना उस पे हम लोग 5 यूनिट पे चर्चा किया, है ना, 5 यूनिट पे। तो अभी हम इस वीडियो में 5 यूनिट को ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा ना तो 6ठे यूनिट से 10वें यूनिट तक हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहले ही जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी से पहले, है ना, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सिलेबस को समझते हैं तो हमारा 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब तैयारी के दौरान जो है ना आपको सिलेबस का ओवरव्यू करते रहना है कि नहीं, करते रहना है, एक एक यूनिट करके, 2-2 यूनिट करके, है ना। तो जब ये चीज़ आप करते रहेंगे ना तो आपका तैयारी का जो लेवल है ना वो बहुत बेहतरीन होगा और बहुत बेहतरीन तैयारी होगी और आप जो है ना नेट का जीआरएफ भी क्लियर कर पाओगे। मैं जानता हूँ कि हिंदी का जो शब्द है थोड़ा टफ होता है, लेकिन जो इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, हम भी इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं है, हिंदी बैकग्राउंड के हैं, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता है, लेकिन बहुत सारे सोर्स है जिसके माध्यम से आप जो है ना उस डिफ़िकल्ट वर्ड को, जो शब्द आपको, जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 6 से यूनिट 10 तक चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, है ना। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। अगर आपका कोई सुझाव हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि और बेहतर करने का कोशिश हमारे द्वारा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।